हेलो, नमस्कार। कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर फिक्शन की यूनिट थर्ड का टॉपिक मेटा फिक्शन। ओके, तो ये हमें दिखाई दे रहा है पेपर सेकंड फिक्शन। यूनिट कौन सी है? थर्ड। और थर्ड यूनिट का नाम है ट्रेंड्स इन 20th एंड 21st सेंचुरी फिक्शन। और इस थर्ड यूनिट का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मेटा फिक्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटा फिक्शन क्या होता है। ओके, पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले हिंदी में इसका मतलब समझाना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या होता है। ओके, तो मेटा फिक्शन जो होता है कल्पना का एक रूप होता है जो अपनी स्वयं की एक कथा संरचना पर इस तरह से जोर देता है जो कि दर्शकों को लगातार यह याद दिलाता है कि वे एक काल्पनिक कहानी पढ़ रहे हैं, हकीकत नहीं। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब किसी कहानी को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि ये क्या है, काल्पनिक है। मतलब उसको रियल समझने लगते हैं। देखा होगा आपने, हम जब फिल्म देखते हैं, फिल्म तो देखी होंगी आपने, फिल्म देखते हैं तो यही भूल जाते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है, ये काल्पनिक स्टोरी है, न कि ये रियलिटी है। और जैसे ही उसके करेक्टर जो भी जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इतने खो जाते हैं कि अगर इमोशनल सीन आ रहा है तो हम रोने भी लगते हैं, आंसू भी निकलने लगते हैं हमारे। तो हम इतने लीन हो जाते हैं कि यही भूल जाते हैं कि ये स्टोरी जो है वो फिक्शनल है। ठीक है, तो ये याद दिलाता है कि ये स्टोरी जो ऑडियंस पढ़ रहे हैं, रीडर्स जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक काल्पनिक कहानी है, नॉट रियल, वास्तविक नहीं है। ओके, तो देखिए चलते हैं, समझेंगे। मेटाफिक्शन इज ए फॉर्म ऑफ fiction that emphasizes its own narrative structure in a way that continually reminds the audience that they are reading a fictional work, not real. ओके, अब समझेंगे यहाँ से। मेटा फिक्शन इज ए फॉर्म ऑफ फिक्शन। मेटा फिक्शन फिक्शन की वह फॉर्म होती है दैट जो एम्फेसिस जोर देती है, बल देती है, इट्स ओन नरेटिव स्ट्रक्चर, इसके अपने नरेटिव स्ट्रक्चर पर, इन ए वे, इस तरह से, दैट जो कंटिन्यूली लगातार रिमाइंड्स, याद दिलाता है, द ऑडियंस को, दैट कि दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, ए फिक्शनल वर्क, एक काल्पनिक वर्क को पढ़ रहे हैं, नॉट रियल, वास्तविक को नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो मेटा फिक्शन पूरी तरह समझेंगे। मेटा फिक्शन फिक्शन की वह फॉर्म है जो अपने स्वयं के नरेटिव स्ट्रक्चर मतलब वर्णनात्मक रूपरेखा पर इस तरह से जोर देता है जो लगातार ऑडियंस को यह रिमाइंड्स कराता है कि वे फिक्शनल वर्क पढ़ रहे हैं, वास्तविक नहीं। ओके, मेटाफिक्शन इज सेल्फ कॉन्शियस अबाउट लैंग्वेज। मेटाफिक्शन जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है, आत्मसचेत होता है, अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में, लिटरेरी फॉर्म के बारे में, एंड स्टोरी टेलिंग, और स्टोरी टेलिंग के बारे में। एंड वर्क ऑफ मेटाफिक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्रॉ अटेंशन टू देयर स्टेटस एज आर्टिफैक्ट्स। ओके, देखेंगे। तो वर्क ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन जो वर्क होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रॉ करता है अटेंशन को, ऑडियंस के अटेंशन को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जो आर्टिफैक्ट्स, एक कलाकृति के रूप में, उनके जो अपना देयर स्टेटस, उनकी जो यथा स्थिति होती है वहाँ से उनके अटेंशन को खींचना, ड्रॉ करना। ठीक है, ये मेटाफिक्शन का काम होता है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ मेटाफिक्शन was first appeared in the detail by American novelist विलियम एच गैस। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो पूछ सकता है यहाँ कंसेप्ट ऑफ मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन का कंसेप्ट वाज फर्स्ट अपेयर, सर्वप्रथम अपेयर्ड हुआ, इन डिटेल में, बाई अमेरिकन नोवेलिस्ट, एक अमेरिकन नोवेलिस्ट थे विलियम एच गैस, उनके द्वारा। ओके,
अमेरिकन नोवेलिस्ट विलियम एच गेस के द्वारा। ही कॉइंड दिस टर्म, उन्होंने इस टर्म को कॉइंड किया, मतलब इसको नाम दिया, पद दिया। इन हिज बुक, अपनी बुक में, फिक्शन एंड फिगर्स ऑफ लाइफ, उनकी बुक का नाम क्या था, फिक्शन एंड फिगर्स ऑफ लाइफ में इन्होंने इस टर्म को कॉइंड किया था इन द ईयर 1970। ओके, यहाँ ध्यान रखेंगे 1970 में उनका एक बुक थी फिक्शन और फिगर्स ऑफ लाइफ, उसमें इन्होंने इस टर्म को क्या किया था, कॉइंड किया था। ओके, एज सून एज, जैसे ही ऑथर्स बिगेन टू कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वर्क, जैसे ही ऑथर्स बिगेन टू मीन्स लगे कंसिडर मानने, सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वर्क, अपने वर्क का सिग्निफिकेंस, महत्व कंसिडर करने लगे, एंड द एक्चुअल फॉर्म, और इसकी एक्चुअल फॉर्म को कंसिडर करने लगे, इट फॉलोड, इसने फॉलो किया, इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, टू एनकाउंटर में सामना किया, द एमरजेंस मीन्स आविर्भाव ऑफ द जेनरे ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन का ये जेनरे है, जेनरे का मतलब विधा, मेटाफिक्शन की इस विधा के आविर्भाव को उन्होंने एनकाउंटर किया, मतलब 20वीं शताब्दी में ये पूरी तरह से इसको फॉलो कर लिया गया। ओके, इसका आविर्भाव हो गया मेटाफिक्शन का। आगे चलेंगे, देखेंगे क्या हुआ। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आपका पेपर अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, थॉटिकल आता है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो और अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो हो सकता है इसमें से नाम पूछ ले किसी का। द कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चौसर। ओके, सेकंड है गिल्स गॉट बॉय बाय जॉन वर्थ। थर्ड है द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, जो लिखा है जॉन फॉल्स। डॉन क्यूएक्सोट बाय मैनुअल डे सर्वेंटीज। ओके, इस तरह से मैंने 4 एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान रखना। आगे देखेंगे पर्पस ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन का पर्पस क्या होता है। द मेन पर्पस ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन का जो मेन पर्पस होता है, इज टू हाईलाइट करना होता है, डाइकोटोमी होती है एक द्विविभाजन या विपरीतता, ऑफ द रियलिटी ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ द नोवेल एंड द रियल वर्ल्ड। समझ रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। तो मेन पर्पस जो होता है मेटाफिक्शन का, वो क्या होता है, हाईलाइट करना डाइकोटोमी को, किसके बीच में, रियलिटी ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ द नोवेल, नोवेल का जो फिक्शनल वर्ल्ड होता है, एक काल्पनिक वर्ल्ड होता है स्टोरी का, उसमें, एंड द रियल वर्ल्ड, और जो रियल वर्ल्ड होता है उसकी डाइकोटोमी को हाईलाइट करना इसका मेन पर्पस होता है। ओके, समझ में आ गई होगी बात। रियल वर्ल्ड और कौन सा, फिक्शनल वर्ल्ड ऑफ द नोवेल। ओके, उसकी रियलिटी को क्या करना, हाईलाइट करना, उसकी, इसका मेन पर्पस होता है। सेकंड है इट्स एम्स टू सैटिराइज द जेनरे स्पेसिफिक लिटरेरी ट्रेडिशंस। इट्स एम्स, इसका उद्देश्य होता है टू सैटिराइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दोषों पर व्यंग करना। ओके, जेनरे मीन्स विधा, स्पेसिफिक मीन्स विशेष, लिटरेरी ट्रेडिशंस जो साहित्यिक ट्रेडिशन, विशेष साहित्यिक ट्रेडिशंस की जो विधाएं हैं, ठीक है, उनको सैटिराइज करना भी इसका उद्देश्य होता है। थर्ड है इट ऑल्सो एम्स, इसका उद्देश्य होता है थ्वार्ट का मतलब होता है एक तरह से अड़चन डालना, किसी भी काम में अड़चन पैदा करना। द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रीडर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसमें अड़चन पैदा करना भी इसका उद्देश्य होता है। अब अड़चन कैसे पैदा होगी, आप सोच रहे होंगे कि अड़चन कैसे पैदा हो जाएगी, जो रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, कि इसका काम ही ये होता है मेटाफिक्शन को ये याद दिलाना रीडर को कि तुम ये खो गए हो इस स्टोरी में। हम लोग खो जाते हैं ना, बिल्कुल उसमें लीन हो जाते हैं, उसको बिल्कुल रियलिटी समझने लगते हैं। तो वहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति को उसकी हकीकत याद दिलाते हैं, कह रहे तुम ये
पढ़ रहे हो ये हकीकत नहीं है, क्या है ये, रियल नहीं है, ये फिक्शनल है, तब वहाँ पर क्या होता है, रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस में हम अड़चन पैदा होती है। ओके। 4 है इट्स एक्सपोज ट्रुथ, ये सच्चाई को एक्सपोज करता है। सच्चाई क्या है कि ये रियल नहीं है, ये फिक्शनल है। ठीक है। इट एम्स टू एग्जामिन, आगे देखेंगे, इट एम्स इसका उद्देश्य होता है टू एग्जामिन करना, परीक्षण करना, डिफरेंट आस्पेक्ट, विभिन्न पहलू ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन के जो डिफरेंट आस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, उनका एग्जामिन करना, उनका परीक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है। फर्स्ट है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, चौथी दीवार का ब्रेक करना, तोड़ना, चौथी दीवार का तोड़ना। दीवार क्या होती हैं आप समझ रहे हो, चौथी दीवार का तोड़ना। अभी मैं समझाती हूँ, वाई डूइंग सो, पहले समझ लो इसको, ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगी, फिर दोबारा समझा दूंगी इसको। वाई डूइंग सो, ऐसा करके, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का मतलब बाय डूइंग सो, ऐसा करके द बैरियर बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन बिकम्स द लेस डिस्टिंक्ट, मतलब डूइंग सो, ऐसा करके जब बैरियर होता है बिटवीन मीन्स बीच में, रियलिटी और फिक्शन, वास्तविकता और कल्पना के बीच का जो बैरियर होता है, बिकम्स हो जाता है लेस डिस्टिंक्ट, एक कम विशिष्ट हो जाता है, मतलब कम उसकी पृथकता रह जाती है, कम लेस डिस्टिंक्ट हो जाता है। समटाइम्स द करेक्टर्स इन द टेक्स्ट डायरेक्टली कन्फ्रंट द ऑडियंस, और कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी करेक्टर्स जो है इन द टेक्स्ट में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कन्फ्रंट करते हैं, सामना करते हैं ऑडियंस का, और वही डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग करके, आलोचना करके, नरेटर्स ओन अकाउंट, नरेटर के स्वयं के अकाउंट का, मतलब अकाउंट से मतलब है घटित घटना का विवरण जो होता है, नरेटर की स्वयं की घटित घटनाओं का विवरण है, उसको क्रिटिसाइजिंग करके वो क्या करता है, ऑडियंस को कन्फ्रंट करता है। ओके, देखो समझ लो इसको, जो अब मैं समझाती हूँ आपको। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, फोर्थ वॉल क्या होती है, साहित्य में 4 दीवारें बताई गई हैं। रंगमंच में चौथी दीवार उस स्थान पर मौजूद होती है जहां मंच समाप्त होता है और दर्शक शुरू होते हैं। अन्य जो 3 दीवारें जो होती हैं वो क्या होती हैं, मंच के दाएं बाएं और पीछे होती हैं। ओके, और चौथी दीवार जब टूट जाती है तो इसका मतलब होता है कि पात्रों को उसकी काल्पनिक प्रकृति का एहसास हो गया है, काल्पनिक प्रकृति का एहसास हो गया है, किसको, ऑडियंस को। ओके, पात्रों को। तो देखिए साहित्य में जो दीवार एक समझ लेना थोड़ा सा, जो 4 दीवार होती हैं जो साहित्य में, चौथी दीवार एक रहस्यमय अलौकिक दीवार होती है जिसका अस्तित्व नहीं होता। यह एक काल्पनिक सतह होती है जो वास्तविक दुनिया से अलग करती है, जिसमें हम रह सकते हैं। यह एक पारदर्शी होती है ताकि दर्शक बिना किसी बाधा के कहानी का अनुसरण कर सकें। ओके, और उन अभिनेताओं के लिए अपारदर्शी हो सके जो इसके अस्तित्व से जो अनजान होते हैं। ओके, तो आई बात समझ में। देखो तो क्या होता है, बाई डूइंग सो, फोर्थ दीवार को तोड़ करके, ऐसा करके क्या करता है ये मेटाफिक्शन, बैरियर्स जो होता है बिटवीन रियलिटी और फिक्शन, रियलिटी और फिक्शन के बीच में, वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच में जो बैरियर होता है उसे बिकम्स लेस डिस्टिंक्ट, वो क्या हो जाता है, बिकम्स हो जाता है लेस डिस्टिंक्ट, कम डिस्टिंक्ट हो जाता है। और कभी कभी करेक्टर्स क्या करते हैं, करेक्टर्स इन द टेक्स्ट में डायरेक्टली कन्फ्रंट द ऑडियंस, ऑडियंस का सीधे सीधे सामना करते हैं, और क्या करते हैं, क्रिटिसाइजिंग द नरेटर्स ओन अकाउंट, और नरेटर के स्वयं के अकाउंट को क्रिटिसाइजिंग करते हैं डायरेक्टली। आगे देखेंगे सेल्फ रिफ्लेक्सिव, सेल्फ रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है आत्म
चिंतनशील। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन क्रिएटिव वर्क्स, टू रिफ्लेक्ट करना करके, देयर ओन क्रिएटिव वर्क्स अपने स्वयं के क्रिएटिव वर्क्स को रिफ्लेक्ट करना करके, ऑथर करने के लिए, सॉरी, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन क्रिएटिव वर्क्स अपने किसी भी स्वयं के क्रिएटिव वर्क्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए ऑथर्स यूज सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, ऑथर्स स्वयं की रिफ्लेक्सिविटी को यूज करते हैं, आत्मचिंतनशीलता को यूज करते हैं, और सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्मचेतना का यूज करते हैं, एंड डाइवर्ट द ऑडियंस अटेंशन अवे फ्रॉम द स्टोरी, और डाइवर्ट करते हैं ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस का ध्यान, अवे से, फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से, एंड लेटिंग देम डालते हैं, उन्हें डाल देते हैं, देम मीन्स उनको सस्पेक्ट में, मतलब सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध में, डाउट में, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसके संदिग्ध में इसको डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। तो एक्सपेरिमेंटल, टू प्रोड्यूस एन अनकन्वेंशनल स्टोरी, एक अनकन्वेंशनल स्टोरी को प्रोड्यूस करने के लिए, अनकन्वेंशनल मतलब अपरंपरागत, प्रोड्यूस करना, मेटाफिकेशन प्रोसीड, सॉरी, ठीक है, तो मेटाफिकेशन प्रोसीड करता है टूवार्ड्स मीन्स की ओर, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्रयोगात्मक दृष्टिकोण की ओर, और मर्ज मतलब मर्ज कर देता है, मिला देता है, द वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस, और बहुत सी जो साहित्यिक डिवाइसेस होती हैं उनको वो मर्ज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मेटाफिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके।